नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं सोने और चांदी के बाजार से जुड़ा खास शो बुलियन मीटर। आप देखिए सोने और चांदी का जो आउटलुक है वो क्या रहेगा, यहाँ पर जिस तरीके का दबाव और फिर वापस रिकवरी, तमाम तरह की चीज़ें वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, इसमें ट्रेडिंग को लेकर किस तरीके से रणनीति बनाई जाए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज़ की कमोडिटी रिसर्च हेड वंदना भारती जी और साथ ही कमोडिटी एक्सपर्ट भूपेश शर्मा जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार सर। तो वंदना मैम, सबसे पहले मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ यहाँ पे कि अभी जिस तरीके से हमने वॉलेटिलिटी देखी है यहाँ पर, खास तौर पे अभी ये देखिए, चाहे आप सोने की बात की और जो चांदी है जिस तरीके से पिटाई चल रही है, आपका क्या मानना है, क्या ये कमजोरी अभी आगे भी जारी रहेगी यहाँ पर? हर्ष, मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे हम लोअर साइड जा रहे हैं, ये एक फोर्स सेलिंग है। ये फंडामेंटली सपोर्टेड सेलिंग नहीं थी। और जब राइज भी आ रहा था 3.5 लाख के बाद, तो वो भी हम लोगों ने कहा था कि ये स्पेकुलेटिव, अब रैली जो है स्पेकुलेटिव हो चुकी है। वैसे ही मैं कहना चाह रही हूँ कि अब ये फॉल भी यहाँ पे थोड़ा सा स्पेकुलेटिव हो चला है। और ये मार्जिन कॉल्स की वजह से या कुछ यहाँ पे डिस्प्यूटेड ट्रेड्स है उसकी वजह से भी यहाँ पे देखने को मिला है। मुझे लग रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए हर्ष, तो $60-65 ये एक रेंज रहेगा जहां पे कि मार्केट का डाउनसाइड सेटल होगा। वहां से एक कंसोलिडेशन फेज बनना चाहिए और वहां से एक फ्रेश स्टार्ट होगा। और मुझे लग रहा है कि पैनिक है एक, यहाँ से जो छोटे मतलब रिटेलर्स हैं वो यहाँ पे निकलेंगे और एक बार फिर से मुझे लग रहा है कि बड़े लेवल्स पे वहां पे बाइंग होगी। क्योंकि इतनी गिरावट के बाद, मतलब $120, $25, उसकी गिरावट के बाद अब यहाँ पे प्राइसेस आ गया है $70, $75। लेकिन फिर भी यहाँ पे फंडामेंटल्स में अभी भी मैं कह रही हूँ इंटैक्ट है, यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। और एक बार डस्ट सेटल होता है तो फिर से यहाँ पे बाइंग आएगी। तो $60 से $65 अपना लेके चलते हैं। चांदी का हमारे बाजार में वो 2 लाख 10 हजार के करीब बनेगा। अगर सोने की बात की जाए तो मुझे सोने में लग रहा है कि अभी सोना जो है चांदी से थोड़ा सा स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स है, काफी सारे टेंशंस भी हैं। इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि एक बारी 4400 से 4500 वाला जोन है, बहुत स्ट्रांग है, सोना इतना ज्यादा नहीं गिरेगा। और 5100 हमारा मुझे लग रहा है कि एक अच्छा खासा अपसाइड देख सकता है। तो आज की रिकवरी दिखा रही है कि हर मतलब डाउनसाइड पे एक रिकवरी जो है वो इन दोनों काउंटर्स में देखने को मिल सकता है जी। तो यहाँ पर मैम क्लैरिटी आपने दी है, लेकिन मैम एक सवाल लूँगा, फिर मैं सीधा सर के पास, भूपेश सर के पास जाऊँगा। लेकिन आपके नज़र के हिसाब से, क्योंकि मैम ठीक है बॉटम कोई नहीं पकड़ सकता, लेकिन काफ़ी हद तक हमने देखा है कि जो चांदी है वो टूटती हुई दिखी है। आपको लग रहा है कि अब कुछ लेवल्स ऐसे बन गए हैं यहाँ पर जो हम लोग माने कि डस्ट जो है काफ़ी हद तक साफ हो गई है? जी हर्ष, मुझे लग रहा है कि ये लेवल्स होने चाहिए मतलब $60 से $65। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक पैनिक सेलिंग आ रही है, क्योंकि चाइनीज मार्केट में, क्योंकि आप इस बार देख रहे हैं हर्ष की ना 1980 और 2011 से इसका फर्क है। इस बारी जो मतलब चाइनीज जो मतलब ट्रेडर्स थे वो काफी ज्यादा हावी थे लंदन पे और यूएस पे। अब वो यहाँ पे छुट्टियों पे जा रहे हैं। इसका मतलब है कि हायर मार्जिन्स तो उन्होंने जाने से पहले लगाया, मार्जिन्स का बहुत बड़ा प्रेशर आया था, फोर्स सेलिंग 72% मार्जिन के साथ यहाँ पे ट्रेडर्स निकलेंगे ही, वो एंटर नहीं करेंगे यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अब जब वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे, वो अपने मतलब वेकेशंस पे जाएंगे और जब वो आएंगे तो मुझे लग रहा है कि फरवरी एंड तक आप देखिएगा कि यहाँ पे प्राइसेस जो है वो कंसोलिडेशन में आ जाएगा और वहां से एक रीबाउंड भी यहाँ पे शुरू हो सकता है। और एक चीज और बोलना चाह रही थी, प्राइसेस को थोड़ा सा ये कम रखेंगे, क्योंकि मार्च का जो महीना होता है वो सबसे ज्यादा डिलीवरी दी जाती है, डिलीवरी का महीना होता है कॉमिक्स में जनरली, मतलब हिस्टोरिकली। तो वहां तक ये चाहेंगे, क्योंकि इनको डिलीवरी देना है तो ये चाहेंगे कि थोड़ा लोअर साइड रहे। लेकिन मुझे लग रहा है कि फरवरी एंड में यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं कि ये उठा पटक थोड़ा कम होगा और वहां से मार्केट मतलब सुधरेगी और मार्च आते आते थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट बातें जो निकल के आई, एक तो डिलीवरी जो मार्च का महीना, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, साथ में $65 के आसपास जो है वो यहाँ पे जो है एक स्थिति जो बन रही है वो यहाँ पे निकल के आ रही है। और इसी बीच दर्शकों के भी बहुत सारे जो है कि कमेंट्स आ रहे हैं, तूफान से पहले की शांति है बाजार में, और इसके अलावा सिल्वर ने डुबो दिया, तो वो तो आप हम लोग देख ही रहे हैं। और उन सब तमाम दर्शकों, निवेशकों, ट्रेडर्स के साथ हमारी संवेदनाएं, जिन्होंने नुकसान वो झेल रहे हैं, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि हर चीज़ को कवर अप किया जा सके। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, 20% कभी भी, जब कोई भी कमोडिटी हो, स्टॉक है, कुछ भी हो, 20% जब टूट जाता है तो माना जाता है कि बियर ग्रिप जो है वो बन चुकी है यहाँ पर। और आप सिल्वर में देखिए जिस तरीके से एकदम
अगर आप इसके चार्ट उठा कर देखें पिछले कुछ समय के, तो एकदम ऊपर की तरफ रैली बनती जाती है और फिर वहाँ से जो डाउनफॉल है 20% से भी ज़्यादा का हमने देखा है यहाँ पे 4,20,000 से सीधा ये नीचे जाता हुआ दिखा वो चीज़, और इसीलिए इसको डेविल मेटल कहा जाता है। ये भी एक वजह है यहाँ पे। भारतीय यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं। वंदना जी मैम, मैं आपसे ये समझना चाह रहा था, क्योंकि अमेरिका ने साफ तौर पे ये इंडिकेट दिया अपने सिटीजन्स को कि भाई आप निकल जाइए। यहाँ पे तेहरान को लेकर देखिए चर्चा आज हो रही है ईरान और अमेरिका के बीच में, और ऐसे में जिस तरीके से अमेरिकी सरकार की तरफ से अपने सिटीजन्स को लेकर यहाँ पे इंडिकेशन दिए गए हैं कि भाई आप वहाँ से देश को छोड़ के आप निकल जाइए, ये क्या इंडिकेट दे रहा है? क्या स्थिति आपको लग रहा है कि संभलती हुई दिखेगी? अगर संभल जाएगी तो क्या इम्पैक्ट होगा? नहीं बात बनती है तो क्या असर होगा? वापस क्या एक उछाल देखने को मिल सकता है? हर्ष, मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल एनर्जी मार्केट यहाँ पे 2-3 ट्रिगर्स है उस पर मतलब ट्रेड होता है। मेन तो हम यहाँ पे देखते हैं कि फंडामेंटल्स से हमारा डिमांड सप्लाई किस तरीके से है। फिर हम यहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशंस देखते हैं, स्पेकुलेटिव यहाँ पे ट्रेड कितने बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, किस डायरेक्शंस में है, ये हम यहाँ पे देखते हैं। फिर हमारा हो जाता है कि डेरिवेटिव मार्केट में किस तरीके का सेंटिमेंट्स यहाँ पे है और करेंसी का मूव क्या है। 3-4 फैक्टर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा मायने रखता है। अब यहाँ पे एक फैक्टर की बात मैं करूं, मुझे लग रहा है कि डिमांड सप्लाई में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सबने प्रोडक्शन को कम किया था, वो बढ़ा रहे थे तो प्राइसेस नीचे की साइड था। डिमांड हमारा बहुत ज्यादा नहीं है, सप्लाई हमारा ज्यादा है। अब यहाँ पे क्रूड ऑयल के बढ़ने का एक ही कारण हो सकता है, यहाँ तो कोई सप्लाई डिसरप्शन हो जाए, हरिकेन आ जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाए, सप्लाई डिसरप्शंस या जियोपॉलिटिकल प्रीमियम, दो ही चीजें हैं यहाँ पे। दो चीजें हैं, दोनों ही चीजें बहुत जल्दी संभल भी जाती हैं। यानी कि अभी आपको मान लीजिए कि मुझे लग रहा है, मैं अपना मतलब बोल रही हूँ कि मुझे $67 से $70 मैक्सिमम अपसाइड लग रहा है क्रूड ऑयल में। लेकिन जिस दिन अभी ये बात हो रही है, कभी मतलब छिटपुट अटैक हो जाता है ड्रोन्स पे या वो मार गिराते हैं, ये चीजें हैं। अब इन सब चीजों पे बढ़ता जाएगा, $67 $68 आएगा। लेकिन जिस दिन ही ये बात होने लगती है कि अब यहाँ पे दोनों पक्ष में पीस टॉक की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है, प्राइसेस जो है सीधे आपको $62 के करीब आता है। मुझे लग रहा है कि ये एक प्योर इवेंट बेस्ड मूव आई है जी यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान में रखना होगा कि हमारा बाजार अपना 6,6200 वाला अपसाइड रेंज रखिएगा, नीचे का रेंज अपना रहेगा 5450। अगर आपको न्यूज यहाँ पे एस्केलेट करने वाला है टेंशंस को, तो आप 6,6100 के लिए आप बाइंग कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि वहां से प्राइसेस जो है अब यहाँ पे रेजिस्टेंस में है और उसी समय निगेटिव न्यूज आती है, क्योंकि ये रात में आती है ज्यादातर की मतलब जो टॉक है उसमें ईरान माना नहीं माना, ट्रंप ने अपने कुछ और फैक्टर्स डाल दिए, तो वो वहां से प्राइसेस लोअर साइड जाती है। तो अभी इन्वेंट्री भी बैकफुट पे है, मौसम भी बैकफुट पे है। अभी फ्रंट फुट पे जो ट्रिगर है वो यहाँ पे यूएस ईरान है। तो डेफिनेटली अगर एस्केलेट होता है तो यहाँ पे $67 से $70 जाता हुआ देख सकते हैं। अगर बात यहाँ पे संभलती हुई नजर आएगी, बनती हुई नजर आएगी, तो दोबारा हम यहाँ पे $62 भी जा सकते हैं। बैकफुट की बात की, बैकफुट पे इक्विटीज हैं, बैकफुट पे कमोडिटीज हैं, बैकफुट पे क्रिप्टोज हैं, तो सब जगह का बुरा हाल है बैकफुट पे। मैम बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सर सवाल लेते हैं। मैम गुंजन जी कह रही हैं कि गोल्ड सिल्वर ETF तो है ही मेरे पास, लेकिन फिजिकल गोल्ड क्या लिया जा सकता है? मौजूदा भाव जिस तरीके से गिरे हैं, या फिर थोड़ा और वेट करना चाहिए? थोड़ा और वेट कर भी सकते हैं यहाँ पे हर्ष। मैं हमेशा मना नहीं करती हूँ कि आप बिल्कुल भी एक्यूमुलेट ना करिए, और थोड़ा तो आप एक्यूमुलेट करके यहाँ पे चलिए। लेकिन एक चीज मैंने ये भी देखा है कि जो ये अपना वायदा बाजार पे जो गिरावट आई है, ये बिल्कुल पास ऑन नहीं हुआ है ज्वेलर्स के द्वारा, मतलब कंज्यूमर्स को। तो उनको एक बार देखना होगा। और अभी ये चीज है कि हर सिटी का Tier 1 Tier 2 मतलब मेट्रोपॉलिटन हर जगह भाव यहाँ पे डिफरेंट दे रहे हैं। तो अगर आपके ज्वेलर्स मतलब इससे मिला जुला भाव आपको दे रहे हैं MCX से, तो मुझे लग रहा है कि एक बार यहाँ पे प्राइसेस मतलब कि फिजिकल में लेना बनता है। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों को है कि वो निवेश के पर्पज से लेते हैं, कुछ मतलब कि शादियों के पर्पज से लेते हैं, वो मैंडेटरी हो जाता है। तो वैसे लोगों को मैं यहाँ बोल रही हूँ कि जिनका मैंडेटरी है उनके लिए यहाँ पे भाव थोड़ा कम आया है, और कल ये रिफ्लेक्ट भी होता है अगर, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। बिल्कुल मैम, आपने बहुत ही सही बात बोली यहाँ पर। तो ये चीज़ जो है पास ऑन होते हुए नहीं दिखी कंज्यूमर तक। लेकिन इसमें एक और चीज़ हो गई कि इस तरह की खबरें भी आई कि जिन लोगों ने मतलब यहाँ पे एडवांस देके बुकिंग करवाई थी जिन कस्टमरों ने, वो वापस से नहीं लौटे। उन्होंने क्या किया, क्योंकि प्राइस गिर गए थे, उन्होंने कहा कि महंगे भाव पे क्या खरीदा जाए। तो वो भी इस तरह की चीज़ें भी वो निकल कर आ रही हैं यहाँ पे ज्वेलर्स के लेकर, इस तरह की बातें भी निकल के आ रही हैं। अच्छा मैम, एक चीज़ मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ वंदना मैम, अगर वीकली हम लोग देखें यहाँ पर, अगर नेगेटिव क्लोजिंग हो जाती है तो इसका इम्पैक्ट किस तरीके से देखने को मिल सकता है, या फिर सेंटिमेंट्स किस तरीके से क्रिएट होते हुए देखेंगे?
मुझे लग रहा है यहाँ पे हर्ष हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि यहाँ पे फॉल आ गया है, अब नेक्स्ट फॉल यहाँ पे नहीं आता है, दिख रहा है। हम्म। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार यहाँ पे थोड़ा सा, अगर गोल्ड की बात की जाए, मैक्सिमम साइड में बहुत ज्यादा, मतलब ये नहीं हूं कि यहाँ से तो अब और भी ज्यादा क्रैश है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको 1,42,000 40,000 वाला लेवल जो है, निगेटिव क्लोजिंग होती है, हालांकि देखना होगा कि निगेटिव क्लोजिंग कितनी होती है। हम्म। निगेटिव क्लोजिंग तो यहाँ पे ऑन द चार्ट ही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक यहाँ पे गिरावट जो है वो और इंटैक्ट होती हुई नजर आ रही है, और मुझे लग रहा है कि 1,35,000 और 1,40,000 इस बीच में आपको यहाँ पे मार्केट जो है थमता हुआ नजर आएगा, और मैक्सिमम केस में ये जा सकता है 1,30,000। मुझे लग रहा है कि ये लेवल गोल्ड के लिए बहुत बढ़िया है। और अगर आप देखेंगे, मैं वीकली में देख रही थी कि ये पॉजिटिव जोन में जाने की पूरी कोशिश कर रहा है, और मुझे लग रहा है कि क्लोजिंग भी पॉजिटिव होनी चाहिए। लेकिन सिल्वर के केस में यहाँ पे मैं हर्ष दूसरा मतलब वो रखती हूँ व्यू। यहाँ पे गोल्ड सिल्वर रेशियो में बहुत बड़ा चेंज आया है, गोल्ड सिल्वर रेशियो इंप्रूव हुआ है, गोल्ड मतलब स्ट्रांग हुआ है, सिल्वर यहाँ पे कमजोर हुई है, और चार्ट में भी दिख रहा है कि गोल्ड में कमजोरी नहीं है, लेकिन सिल्वर में अभी कमजोरी बन रही है। तो अभी भी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 2,20,000 2,10,000 वाला लेवल सिल्वर में आ सकता है। गोल्ड की बाइंग लग रही है, सिल्वर में सेलिंग लग रही है, रेशियो पे यहाँ पे ट्रेड हो सकता है। ठीक है। अच्छा भूपेश जी, मेरा आपसे यहाँ पे ये आपने जो है हमारे दर्शकों को क्लैरिटी दी, और भी ढेरों सवाल जो है हमारे दर्शकों के आ ही जा रहे हैं लगातार। लेकिन मैम मैं आपसे समझना चाहूँगा वंदना मैम, क्योंकि हमने देखा अभी हाल ही में जो आंकड़े निकल के आए यहाँ पे वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के, तो वो साफ तौर पे दिखाते हैं कि सेंट्रल बैंक जो है उन्होंने खरीदारी करनी जो है वो धीरे धीरे कम करी है। ये क्या इंडिकेट कर देता है यहाँ पे, क्यों, इसके पीछे की वजह क्या है? क्या आगे कोई स्थिति जो है वो भांपते हुए इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं? हर्ष, एक चीज और है, ये बड़े आश्चर्य की बात लग रही थी, क्योंकि सेंट्रल बैंक से अगर आप 12 साल से पहले जाके देखेंगे, वो नेट सेलर्स होते थे, वो नेट बायर्स हुए। और कभी भी सेंट्रल बैंक या इस तरीके की जो बड़ी यहाँ पे बाइंग होती है वो बहुत ऊंचे दामों पे नहीं होती है। थ्रू आउट 2025 में वो बाइंग करते रहे, और रिकॉर्ड हाई प्राइसेस आता रहा, और वो बाइंग करते रहे। डब्ल्यूजीसी की एक सर्वे में उन्होंने शायद 90 बैंक्स की करे थे, उसमें से मैक्सिमम ने कहा था कि हम 2026 में भी ये बाइंग कंटिन्यू रखेंगे। फॉर द टाइम बीइंग मुझे लग रहा है कि उन्होंने ये होल्ड करा हुआ है, और कई सारे ट्रेड डील्स भी यहाँ पे हो रहे हैं, कुछ अटके हुए हैं। और जब सेंट्रल बैंक्स की बाइंग होती है, इसका जियोपॉलिटिकल टेंशंस और डॉलर में आपका कितना ट्रस्ट है नहीं है, ट्रेजरी में, बहुत सारी चीजें यहाँ पे मायने रखती। तो मुझे लग रहा है कि फॉर द टाइम बीइंग वो यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। लेकिन जैसे पोलैंड जैसा बैंक है, कंट्री के बैंक है, वो कह रहे हैं हम 150 टन और भी ले रहे हैं। स्टेबल कॉइन्स बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे बाइंग करेंगे, और मतलब फिजिकल बाइंग करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि कुछ सेंट्रल बैंक से यहाँ पे होल्ड करके रखा है। अब रशिया ने यहाँ पे सेलिंग भी करी है, तो उनके अपने यहाँ पे मतलब रीजंस है कि उनको वॉर को स्पॉन्सर करना है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे रीजंस है जो थोड़ी सी यहाँ पे नरमी आई है। मुझे लग रहा है एक करेक्शन आता है जब ये सेटल होता है 4400 4500 के करीब, तो वहां पे फिर से उनकी बाइंग भी शुरू हो सकती है, इंस्टीट्यूशनल बाइंग भी शुरू हो सकती है, और रिटेलर्स भी यहाँ पे फिर से एक बार एंटर करते हुए दिख सकते हैं। ठीक है। एक वंदना मैम, आखिरी मेरा आपसे सवाल रहेगा यहाँ पे, मैं ये समझना चाह रहा हूँ मैम, क्योंकि एक दौर था जब वाइस वर्सा देखा जाता था कि भाई गोल्ड बढ़ रहा है तो मार्केट्स जो हैं वो नीचे जाते थे यहाँ पर, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है, अब सब नीचे गिर रहे हैं, इसमें कुछ वो समझने वाली बात नहीं है। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ मैम, अमेरिका में हमने देखा कि टेक जो है स्टॉक्स या फिर पूरे टेक में देखिए एकदम दबाव देखने को मिल रहा है यहाँ पे, डॉलर जो है वो स्ट्रेंथन होता हुआ, मजबूत होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। आप इन तमाम समीकरण को कैसे पढ़ रहे हैं? और बार बार जो है एक आंकलन निकल के आता है कि भाई अमेरिका में स्थिति जो है खराब है, अर्थव्यवस्था के हिसाब से तमाम तरह की चीज़ें, अभी पीछे गोल्डमैन सैक्स की भी रिपोर्ट आई, उन्होंने भी डिग्रेड कर दिया यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद जो है बार बार जो चीज़ें हैं वो एस्केलेट होती हुई दिखती नहीं है। आपका क्या मानना है, उसका इम्पैक्ट बुलियन पे कैसे पड़ सकता है यहाँ पे? हर्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जब किसी को फंडामेंटल निवेश करना है तो उनको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। जी। .com क्रैश के बाद आपने कोई बहुत बड़ा क्रैश मार्केट में नहीं देखा होगा, और इसका इलाज कैसे किया जाता है? सब प्राइम आता है या कुछ भी आता है, हम मनी प्रिंट कर देते हैं, हम इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं, हम यहाँ पे स्टिमुलस दे देते हैं, हम मनी प्रिंट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा M2 सप्लाई है, मनी सप्लाई, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो हम ये कहते हैं कि हम आर्टिफिशियली एक अपसाइड अपने इक्विटी मार्केट को हमने कभी क्रैश ही नहीं होने दिया। हमने मनी प्रिंट करा, आपके पास स्पेयर पैसे आ गए, आपने उसको लगा दिया इंडिफरेंट ऑफ ट्रेंड। अब आप जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि यूएस में अभी रिकॉर्ड हाई पे है, मतलब ऐसा बहुत बड़ा कोई रीजन नहीं है कि यूएस अभी रिकॉर्ड हाई पे, डेली डेली वो रिकॉर्ड हाई लगा है, कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा था। तो मुझे लग रहा है कि एक तो मनी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से इनफैक्ट सेंट्रल बैंक्स को ही फेथ नहीं है। अगर मेरा इकोनॉमी बढ़िया है और यूएस ने मतलब इतना रिकॉर्ड हाई किया, या कोई भी कंट्री ने, तो वो सोना क्यों खरीदेगा?
उसको तो अपनी इकोनॉमी में फेथ है, इक्विटी बढ़ रहा है, इक्विटी क्या आपकी इकोनॉमी का मतलब सूचक है, इंडिकेटर है, बढ़ रहा है, लेकिन मतलब यहाँ पे मनी सप्लाई बढ़ रहा है और आपका डेट भी बढ़ रहा है। तो ये और डी डॉलराइजेशन बढ़ रहा है, ट्रस्ट फैक्टर आपका मतलब आप अनक्वेश्चनेबल थे, डॉलर अनक्वेश्चनेबल था, अब वो यहाँ पे हम ट्रस्ट फैक्टर यहाँ पे वो मिसिंग है। तो मुझे लग रहा है कि इन तमाम कारणों से और जियो पॉलिटिकल टेंशन, पहले यूक्रेन वार था, फिर इसराइल ऐड हो गया, फिर यहाँ पे मिडिल ईस्ट ऐड हो गया, फिर यहाँ पे ग्रीनलैंड, कोलंबिया और कितनी सारी कंट्रीज इसमें और ऐड होंगी। इन समीकरण के बीच में मुझे लग रहा है कि जो गोल्ड है उसमें बहुत ज्यादा फॉल नहीं आएगा, और ये एक ट्रेंड जो है ना इक्विटी और गोल्ड का साथ में चलने का, ये मुझे लग रहा है कि इनलाइन अब यहाँ पे चलेंगे। इक्विटी को सहारा मिलेगा इंटरेस्ट रेट कट का, मनी सप्लाई का, और गोल्ड जो है उसे सहारा मिलेगा एक सेफ हेवन बाइंग का। तो दोनों इकट्ठे यहाँ पे चलेंगे। थोड़ा सा मतलब हो सकता है कि एंट्री एग्जिट इनकी अलग हो सकती है, एंट्री एग्जिट जो है वो अलग हो सकती है, और बहुत ही अच्छे से हमारे दोनों दिग्गज एक्सपर्ट्स ने बहुत, मुझे लगता है बहुत ही जानकारी दी जो इम्पोर्टेंट थी दर्शकों को समझने के लिहाज से। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना मैम, सबसे पहले आपकी तरफ से डिस्क्लेमर, फिर भूपेश सर आपकी तरफ से भी डिस्क्लेमर। हर्ष, मैं कमोडिटी में ट्रेड नहीं करती हूँ, सबसे पहले तो ये मैं बता दूं। और आप लोगों से, खासकर रिटेलर से मेरी भी मतलब गुजारिश है कि आप लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिए। ये मार्केट यहाँ पे मुझे पता है बहुत बड़ा स्टॉप लॉस लगता है, लेकिन आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिए। बड़ी मूव्स यहाँ पे आ रही हैं, लेकिन मेरी राय पे कंपनी में यहाँ पे कुछ क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। और एक चीज और मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि ये डिस्क्लेमर का पार्ट नहीं है हर्ष, लेकिन मैं बोलना चाहूंगी कि इतने हायर मार्जिन पे थोड़ा सा हो सके तो ट्रेड को अवॉइड करिए। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर जो मैम ने कही, और बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। आपने अपना कीमती समय दिया हमारे साथ और हमारे साथ जुड़े, थैंक यू सो मच। तो ये ओवरऑल शो था बुलियन मीटर का, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।